अध्याय 2521 टूटा हुआ दर्पण। मॉडरेट कुछ देर चुप रहा। आखिरकार उसने आह भरी और ऊपर देखा, उस वीरान चर्च की रंगीन खिड़कियों पर। कल्पना के दानव, मिराज का चर्च, मानो वह उसकी रचना के भ्रम का शोक मना रही हो जिसे वह त्यागना चाहता था। अभी भी ऊपर देखते हुए वह उदास स्वर में बोला, हम 4 साल के थे जब हमारे पिता ने हमें ड्रीमस्पॉन को सौंप दिया था। यह अमेरिका के पतन के तुरंत बाद की बात है और इmmortal फ्लेम और उनकी बेटी दोनों मारे गए थे। पिता उस समय पूरी तरह स्वस्थ नहीं थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। मॉडरेट कुछ क्षणों के लिए हिचकिचाया। मुझे नहीं लगता कि उसने हमें कभी इतना पसंद किया होगा, भले ही मुझे पता न हो कि क्यों। माना कि हम वाकई एक अजीब बच्चे थे कई मायनों में। हम एक दुर्लभ बीमारी के साथ पैदा हुए थे जिसमें हमारे अंगों का स्थान उलट गया था, उदाहरण के लिए। और हमने सामान्य बच्चों की तरह लंबे समय तक बोलना नहीं सीखा। दरअसल अपना पहला शब्द बोलने के कुछ ही समय बाद हम ड्रीमस्पॉन के वार्ड बन गए। मॉर्गन उदास होकर मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए। हमारे पिता को सच में कोई भी इतना पसंद नहीं था, चाहे वो अजीब बच्चा हो या नहीं। मॉडरेट ने उसे एक नज़र चुराकर देखा। खैर, उस समय वे दोनों ही केवल गुरु थे। मैंने जागृत दुनिया में स्वप्न अवतार और उसके अनुयायियों के साथ कुछ साल बिताए। हम काफ़ी घूमे, चारों चतुर्भुजों और दक्षिण अमेरिका की खोज की। हम यूरोप के एक अभियान पर भी गए जहां हमने पुराने मानव शहरों के खंडहरों की खोज की। फिर स्वप्न अवतार के पारलौकिक हो जाने के बाद वह मुझे स्वप्न लोक ले गया। उसके बाद से मैं जागृत दुनिया में नहीं गया। मॉर्गन थोड़ा आगे झुक गया। वह कैसा था? ड्रीमस्पॉन, मॉडरेट ने जवाब देने में देर की, फिर अपना सिर हिलाया। वह अजीब तरह से अलग थलग था, लेकिन जिज्ञासा से भरा हुआ था। दृढ़ निश्चयी, प्रेरित, मानो कुछ खोज रहा हो। धरती की हर चीज़ उसे थोड़ा बहुत मनोरंजक लगती थी। पीछे मुड़कर देखने पर उसके और उसके अनुयायियों के बारे में बहुत सी अजीब बातें थीं, लेकिन मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं पता था। मेरे लिए चीज़ें बस ऐसी ही थीं। मैं बस उसकी उदासीनता के कारण उदास था और उसका ध्यान पाने के लिए तरसता था। उसने आह भरी। स्वप्नलोक में अक्सर हम दोनों ही होते थे। स्वप्नलोक के पास एक गढ़ और जागृत अनुचर थे, लेकिन वह अपना ज्यादातर समय स्वप्नलोक के सुदूर क्षेत्रों में प्राचीन खंडहरों की खोज में बिताता था। और वह मुझे भी अपने साथ ले जाता था। मैं और उसके सबसे वफादार सेवक, यानी उनमें से कुछ दुर्लभ प्राणियों की प्रतिध्वनियां थीं, कुछ लोगों की प्रतिध्वनियां। कम से कम कहें तो एक शांत समूह। मॉडरेट कड़वाहट से मुस्कुराया। उस समय मैंने खुद को यकीन दिलाया था कि वह मुझे अपने साथ इसलिए ले गया क्योंकि उसे मेरी परवाह सबसे ज्यादा थी। और उसने ऐसा किया भी, बस उस तरह नहीं जैसा मैं मानता था। मैं इतनी कीमती थी कि किसी को भी नहीं सौंपी जा सकती थी, क्योंकि उसे मुझसे कुछ चाहिए था। उसने नीचे देखा। खैर, आखिरकार मैं 12 साल का हुआ और मुझे अपना पहला दुर्स्वप्न झेलना पड़ा। तभी मुझे अपना पहलू और अपनी कमजोरी का एहसास हुआ और मैं 7 टुकड़ों में बिखर गया। मॉडरेट ने गहरी सांस ली। हम एक ही इंसान के 7 टुकड़े थे। हम में से हर एक को मूल मॉडरेट के कुछ पहलू विरासत में मिले थे, लेकिन हम में से कोई भी पूरा नहीं था। हम सब अधूरे थे। कुछ ऐसे हिस्से गायब थे जो हमें याद तो थे, लेकिन अब हमारे पास नहीं थे या जिनके लिए हम सक्षम नहीं थे। उसकी नज़र दूर तक चली गई। मॉडरेट कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से सांस छोड़ी। कौन जाने, शायद अगर हालात कुछ और होते तो हम उस तरह जीना सीख सकते थे। हम एक दूसरे पर भरोसा करना और दूसरों की कमियों को पूरा करना सीख सकते थे। हम एक अकेले इंसान की तरह रह सकते थे जिसमें 7 लोगों की ताकत और उसके खोए हुए अंगों का साथ हो। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। लेकिन ऐसा होना नहीं था। एक बार जब हमने दुर्स्वप्न पर विजय प्राप्त कर ली तो स्वप्न अवतार ने हमसे वह सब छीन लिया जिसकी उसे जरूरत थी, युद्ध देवता का रक्त, और हमें बेरहमी से त्याग दिया। उसने ये सब बड़ी आसानी और भावशून्यता से किया, मानो हम उसके लिए कभी मायने ही नहीं रखते। और इस तरह हम अकेले रह गए। तभी मेरे दूसरे स्वर ने अपना चुनाव किया। मॉडरेट ने अफसोस भरे भाव से दूसरी ओर देखा। बाकी हम सबके साथ रहना सीखने के बजाय उसने खुद को पूरा बनाने का फैसला किया, जितना हो सके उतना पूरा। इसलिए उसने बाकी सबको मार डाला। परित्यक्त चर्च में मृत सन्नाटा छा गया। मॉर्गन ने मॉडरेट को घूरा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने काफी देर तक कुछ नहीं कहा, फिर पूछा। उसके चेहरे पर एक उलझन भरी मुस्कान उभर आई। तो जब तुम 12 वर्ष के थे तो तुम में से किसी ने दूसरों का वध कर दिया था? मॉडरेट ने धीरे से सिर हिलाया। यह ऐसा फैसला लगता है जो सिर्फ एक राक्षस ही ले सकता है, लेकिन कृपया इसे समझें। हम सभी अपनी भावनाओं, विचारों और अस्तित्व की सीमाओं में बंधे हुए थे। और वह हम में से सबसे ज्यादा दयालु नहीं था, हालांकि वह सबसे मजबूत था और रक्षक बनने के लिए सबसे उपयुक्त था। मॉडरेट ने आह भरी। शायद उसने एक तरह से हमारी रक्षा की, एक क्रूर, भयानक तरीके से। उसने बाकी 5 को मार डाला और उन्हें अपने में समाहित कर लिया,
मूल मॉडरेट के जितने भी हिस्से वह पा सकता था उसे हासिल कर लिया और एक बार फिर से एक पूर्ण इंसान बनने के बहुत करीब पहुंच गया। हालांकि वह मुझे नहीं मार सका, इसलिए नहीं कि वह मुझ पर काबू पाने में असमर्थ था, बल्कि इसलिए कि मूल मॉडरेट के जो हिस्से मुझे विरासत में मिले थे उनमें से एक हमारी मृत्यु थी। मॉडरेट ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर मैं मर जाऊं तो हम सब मर जाएंगे, लेकिन तुम्हें तो ये पहले ही समझ आ गया होगा, इसीलिए तो तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, है ना मॉर्गन? खैर, उस वक्त तो इसी ने मुझे बचा लिया था। मैं हम सब में सबसे कमज़ोर और लाचार था। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मुझ में कमी है और उनकी अनुपस्थिति मुझे लगभग हानिरहित बना देती है, जो कि इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं कमोबेश मौत की सज़ा है। तो ये बड़ी विडंबना है कि मुझे ही हमारी मौत विरासत में मिली, लगभग उतनी ही विडंबना जितनी कि हमारे रक्षक ने हम सबको मार डाला। वह मंद मंद मुस्कुराया। उसने तुम्हें उसे मारने की कोई वजह ज़रूर दी होगी, लेकिन कृपया समझ लो, वह अभी भी एक पूर्ण इंसान नहीं है, समझो। उसने वह सब कुछ वापस पा लिया है जो एक इंसान के पास होना चाहिए, लेकिन सब कुछ नहीं। उसमें एक खास हिस्सा गायब है जो उसकी इस हालत की जड़ में है, एक छोटी सी कमी जो बाकी सब चीज़ों को प्रभावित करती है। मॉर्गन ने भौहें उठाईं, और वह ये है कि मॉडरेट ने आह भरी। ये पछतावा है, मैं इसे महसूस करने में सक्षम हूँ, लेकिन मेरा दूसरा स्वरूप ऐसा नहीं कर सकता। वह किसी भी चीज़ पर पछतावा करने में असमर्थ है, और पहले डोमिनो की तरह वह एक खोया हुआ टुकड़ा उसके असली इंसान होने के दावे को चकनाचूर कर देता है। उसने उदास मुस्कान के साथ मॉर्गन की ओर देखा, लेकिन वो अब भी बेस्टियन आना चाहता था, अपना घर फिर से ढूंढने के लिए, कहीं फिर से अपनापन पाने के लिए। और वो आया भी, उसने बस मुझे ऐसी जगह छुपाने का ध्यान रखा जहां कोई मुझे पहले न ढूंढ पाए, इसलिए उसने मुझे बेस्टियन के नीचे इसी जगह पर छुपाया। मॉडरेट ने थके हुए से अपना चेहरा रगड़ा। और हम यहाँ हैं। और ये हो गया। एक सस्ते टेंट बार में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे सनी मुस्कुराए। उस कमज़ोर छतरी के नीचे कोई और ग्राहक नहीं था, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बारिश कितनी तेज़ हो गई थी और हवाएं कितनी ठंडी थीं। मिराज सिटी के ज़्यादातर लोग घरों में दुबके हुए थे। बाकी लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों को छोड़ने की तैयारी में थे, इसलिए उनके पास तूफानी रात में किसी सस्ते रेस्टोरेंट में रुकने के अलावा और भी ज़रूरी काम थे। यहाँ तक कि हमेशा की तरह शराब पीने वाले लोग भी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। फिर भी सनी को यह देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि बारिश से किसी के अंदर आने पर क्लैस्प को खींचकर खोल दिया गया। उस आदमी ने खाली तंबू के चारों ओर नज़र दौड़ाई, फिर उसे एक सुखद मुस्कान दी। क्या तुम इंतज़ार कर रहे थे? ये देखकर मेरा दिल थोड़ा टूट जाता है कि मैं कितना ज़्यादा पूर्वानुमानित हो गया हूँ। एक प्लास्टिक की कुर्सी खींचकर मॉडरेट सनी के सामने बैठ गया और अपनी टोपी उतार दी। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं, और उसने अपने फटे हुए कोट में ठंड से कांपते हुए बालों को पीछे कर लिया। सनी ने उनके बीच मेज पर रखी सोजू की बंद बोतल की ओर इशारा किया। लो, गरम हो जाओ। मॉडरेट ने उसकी बात मान ली, फिर उसे उत्सुकता भरी नज़र से देखा। तुम शराब नहीं पी रहे हो? सनी ने उसे एक दोस्ताना मुस्कान दी। पिछली बार जब मैं नशे में था तो मैंने किसी को मार डाला था। तो उसकी मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई। मैंने सोचा कि अगर मुझे तुम्हें मारना भी पड़े तो मैं इसे बिना होश में रहकर करूंगा। तुम्हें पता है, ताकि इस प्रक्रिया का पूरा आनंद उठा सकूं। मॉडरेट ने हंसते हुए अपने लिए एक गिलास भरा, फिर उसे एक ही घूंट में खाली कर दिया। तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें फिर से ढूंढने आऊंगा, सनलेस? सनी कुछ सेकंड तक रुकी रही, फिर उसने कंधे उचका दिए। जाहिर है, आखिरकार हमारे पास तुम्हारा दूसरा रूप है। तुम उसे किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहोगे, कहीं ऐसा न हो कि मॉर्गन उसे खत्म कर दे। वह पीछे झुक गया और आह भरी। बेशक, मुझे नहीं पता था कि आप किसे फॉलो करना चाहेंगे, मुझे या एफी को, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि वह मैं ही होऊंगा। मॉडरेट ने कुछ देर तक उसका अध्ययन किया, फिर कंधे उचका दिए। काफ़ी चतुराई भरी बात है। ओह, मैंने तुम्हें पहले दूसरे के सहायक से मिलते हुए देखा था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें उससे वह मिल गया होगा जो तुम चाहती थी। सनी ने सिर हिलाया। मैंने किया। मुझे पता है कि अब हमें कौन मारने की कोशिश कर रहा है। मॉडरेट ने एक भान उठाई। सचमुच, ये तो बहुत जल्दी हो गया। सनी हंसा। खैर, इस मामले को सुलझाने में मुझे एक दो फायदे हैं। उसने उदास भाव से नज़रें फेर लीं। दरअसल, उस सहायक को गद्दार बताना इतना मुश्किल नहीं था जो मास्टरमाइंड को लगातार संवेदनशील जानकारी देता रहा। पहली हत्या की कोशिश वाले दिन मॉडरेट ने अपनी योजनाएं अचानक बदल दी, लेकिन उसका कार्यक्रम और रास्ता फिर भी लीक हो गया। कल भी यही हुआ, लेकिन दोनों ही मामलों में उस जानकारी तक तुरंत किसकी पहुंच थी? असल में दो लोगों की, ड्राइवर और सहायक की। संयोग से वह सहायक ही कल मॉडरेट को गाड़ी चला रहा था, इसलिए वही अकेला संदिग्ध बचा था।
मॉडरेट से हर उठा। आप जानते हैं, ये सुनना बहुत अप्रिय है कि आप उस आदमी को मॉडरेट कह रहे हैं। यह अपमानजनक भी है। मैं इसका विरोध करता हूँ। सनी कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। अच्छा, मुश्किल है। वह पीछे झुक गया। किसी भी स्थिति में सहायक के पास कुछ जानकारी थी, लेकिन सारी जानकारी नहीं। उससे जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं था और उन सभी को एक साथ जोड़ना भी बहुत कठिन नहीं था। इसलिए नहीं कि मैं एक प्रतिभाशाली जासूस हूं, बल्कि इसलिए कि मैं इस शहर के लोगों से ज्यादा जानता हूं। उसने आह भरी। कैस्टेलन द्वारा रची गई इस कहानी में निहिलिस्ट के पीड़ितों के बीच क्या संबंध है? हम बिन बुलाए मेहमान इसमें कैसे फिट होते हैं? मॉडरेट को कौन मारना चाहता है? और सबसे ज़रूरी बात, अभी क्यों? ये सब एक गड़बड़झाला है और पहली नज़र में ये पता लगाना आसान नहीं है कि इन सबको एक साथ क्या जोड़ता है। ओह, लेकिन ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है, बस एक अप्रत्याशित तरीके से। मॉडरेट मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि आपके मन में सचमुच कोई संदिग्ध व्यक्ति है। सनी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन माफ़ करना, निराश करने के लिए यह कोई रोमांचक व्यक्ति नहीं है। दरअसल ये सबसे उबाऊ दावेदार है, सबसे स्पष्ट भी, जिस पर शुरू से ही सभी को शक होगा। ये बोर्ड का अध्यक्ष है, आपके मृत चाचा मैडॉक का प्रतिबिंब। मॉडरेट थोड़ा हैरान लग रहा था। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि उसका आश्चर्य वास्तविक था या उसे पहले से ही जवाब पता था। प्यारे चाचा, कितना घिनौना, ये सोचना कि वो अपने ही भतीजे के खिलाफ साजिश रचेंगे। आह, पर यह कहानी दुनिया जितनी ही पुरानी है। एक तिरस्कृत चाचा एक कुलीन राजकुमार को अपदस्थ करने की साजिश रच रहा है। बस एक साधारण सत्ता हथियाने की कोशिश। बिल्कुल घिसी पिटी। सनी ने अपना सिर हिलाया। हाँ, मैडॉक ही है, लेकिन सत्ता हथियाना नहीं। आखिरकार अगर मॉडरेट मर गया तो सत्ता उसके भाई के हाथों में वापस आ जाएगी। तो उसका मकसद कुछ और ही था। वह अपने पापों को दफनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसने ईर्ष्या भरी नज़रों से मॉडरेट को अपने लिए और अधिक सोजू डालते हुए देखा, फिर नज़रें फेर लीं। सच्चाई जानने के लिए मुझे जिस धागे को खींचने की ज़रूरत थी, वह यह नहीं था कि मैडॉक किसे चुप कराना चाहता था, बल्कि यह सब किस समय हो रहा था। और इसके लिए मुझे बस अपने सहायक से यह जानना था कि पिछले कुछ दिनों से मॉडरेट क्या कर रहा था। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि यह सब किस वजह से हुआ? क्या यह उसकी नीतियां थीं? क्या ये वेलोर ग्रुप के भविष्य को लेकर हितों का टकराव था? शायद कोई राजनीतिक एजेंडा? सनी ने अंधेरे मनोरंजन की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। नहीं, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मॉडरेट ने अप्रत्याशित रूप से शहर में बाढ़ रोकथाम उपायों को लागू करने का फैसला किया। मॉडरेट ने एक भान उठाए। क्या मैडॉक ये चाहता है कि शहर को पानी से और अधिक नुकसान हो ताकि बाढ़ समाप्त होने के बाद वेलोर कंस्ट्रक्शन को मिलने वाले मरम्मत अनुबंधों की संख्या बढ़ाई जा सके? सनी ने फिर अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका संबंध वेलोर कंस्ट्रक्शन से ज़रूर है। यहीं पर कंकाल दफन हैं। दरअसल दफन हो रहे हैं, और अगर मॉडरेट ने अचानक इन योजनाओं में खलल न डाला होता तो वे पूरी तरह से छिप जाते। वेलोर कंस्ट्रक्शन को बाढ़ से पहले अपनी सेनाएं जुटाने का अनुरोध करके उसने अनजाने में खुद को इस पर गौर करने का एक कारण दे दिया। उसने आह भरी। मैडॉक द्वारा मॉडरेट को मारने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मॉडरेट ने बाढ़ रोकथाम प्रयासों के बारे में वेलोर कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में थोड़ी विसंगति देखी थी और पूर्ण ऑडिट कराने का आदेश दिया था। सनी उदास होकर मुस्कुराए। मुझे लगता है ये वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। कोई भी अच्छा काम बिना सजा के नहीं जाता। मॉडरेट ने हंसते हुए कहा। ओह, मुझे नहीं पता। मैं व्यक्तिगत रूप से अच्छे काम करने के लिए नहीं जाना जाता। वह एक क्षण रुका और फिर पूछा, तो फिर वह क्या है जिसे बोर्ड के अध्यक्ष छिपाने के लिए इतने आतुर हैं? सनी ने कंधे उचका दिए। और क्या, गबन। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर उत्तर की ओर देखने लगा। गबन का तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि उसने धन का गबन किस मद में किया। वेलोर कंस्ट्रक्शन की आखिरी बड़ी परियोजना, उत्तरी बांध का जीर्णोद्धार। सनी ने आह भरी। अगर यह असामान्य रूप से भारी बारिश न होती तो यह कोई समस्या नहीं होती। इसकी वजह से उत्तरी बांध टिक नहीं पा रहा है। उसने तटस्थ भाव से मॉडरेट की ओर देखा। मिराज सिटी डूबने वाली है। सनी ने सोजू की बोतल ली और मॉडरेट के लिए गिलास भर दिया। बेशक उसने बोतल को एक हाथ से पकड़े रहने का ध्यान रखा, क्योंकि दोनों हाथों से पकड़े रहना बहुत ज्यादा शिष्टतापूर्ण होता। गिलास को प्रिंस ऑफ नथिंग की ओर बढ़ाते हुए वह पीछे झुका और अपने होंठ भींच लिए। असल में कोई निहिलिस्ट नहीं था। ये बस मिराज सिटी थी जो किसी विसंगति को मिटाने के लिए आपके जहाज़ों के प्रतिबिंबों का शिकार कर रही थी। हम बाकी लोगों के आने के बाद चीज़ें बदल गई हैं और अब इन हत्याओं का एक वास्तविक कारण है। मज़ेदार बात यह है कि अभी भी कहीं कोई निहिलिस्ट नहीं है। पूरे शहर को आतंकित करने वाला भयानक सीरियल किलर मौजूद ही नहीं है। सनी ने नाराजगी भरे भाव से अपना सिर हिलाया। वह बस एक कवर स्टोरी है जिसे मैडॉक ने सच्चाई से सबका ध्यान हटाने के लिए गढ़ा है।
और सच्चाई यह है कि इन लोगों की हत्या उन पेशेवरों ने की थी जिन्हें उसने उन्हें चुप कराने के लिए नियुक्त किया था ताकि वे उलझे हुए मुद्दों को सुलझा सकें। ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने भतीजे और हमें मारने के लिए पुलिस वालों को नियुक्त किया था। गायब आंखें बस एक भ्रामक कहानी है, चाहे वह भ्रामक कहानी कुछ भी हो, जिसका उद्देश्य जनता का ध्यान भटकाना है। उसने आह भरी। अगर आप पीड़ितों की पृष्ठभूमि का अध्ययन करें तो पाएंगे कि उन सभी का संबंध वेलोर ग्रुप से है। वेलोर कंस्ट्रक्शन के साथ कई अनुबंधों को संभालने वाली एक निर्माण कंपनी का मालिक, वेलोर ग्रुप को आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करने वाली एक कंपनी का एक अभिलेखपाल, एक सुरक्षा गार्ड जिसे हाल ही में नवीनीकरण स्थल से वापस भेजा गया था, वगैरह। इनमें से प्रत्येक का संबंध वेलोर कंस्ट्रक्शन और शहर से उसे मिले नॉर्दर्न डैम अनुबंध से है। सनी मंद मंद मुस्कुराए। मॉडरेट भी ऐसा ही है। 2 जासूस भी, जो उसके और कथित सीरियल किलर पीड़ितों दोनों के इर्द गिर्द घूम रहे थे। मॉर्गन भी, जिसे अपने चाचा के संदिग्ध लेन देन के बारे में जरूर कुछ पता होगा। और उसकी मनोचिकित्सक भी। आखिरकार कौन जानता है कि सेंट के साथ अपने लंबे थेरेपी सेशन में, पागलखाने में बंद और नशीली दवाओं से लदे हुए मॉर्गन ने क्या क्या उगल दिया होगा। मॉडरेट ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। वह संत कितना दिलचस्प इंसान है। मुझे नहीं पता था कि कहीं और भी कोई ऐसा इंसान है जिसका शून्य से लगाव है। अगर किस्मत साथ दे तो मुझे उसे और बेहतर तरीके से जानने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सनी कुछ पल उसकी मुस्कान को देखता रहा, फिर बिना भाव बदले आगे बढ़ा और गिलास पलट दिया। गिरे हुए सोजू पर ध्यान न देते हुए उसने शांत स्वर में कहा, वैसे भी मैडॉक ने जिन लोगों को मारा या मारने की कोशिश की, उन सभी का संबंध उत्तरी बांध नवीनीकरण परियोजना से जुड़ा है। बेशक सिर्फ इसका कोई मतलब नहीं है, उन सभी का संबंध कई चीज़ों से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए चॉकलेट दूध, या पुलिस विभाग, या खुद मॉडरेट। इंसानी जिंदगी भी ऐसी ही होती है। हम सभी अनगिनत संबंधों को साझा करते हैं और इस विशाल जाल में कोई भी किसी भी चीज़ से बंधा हो सकता है। जब तक कि कोई गुमराह मूर्ख किसी दुष्ट पक्षी से न मिल जाए जो इन सारे संबंधों को तोड़ दे, तब व्यक्ति का पता लगाना असंभव हो जाएगा और वह आसानी से खो जाएगा। सनी मुस्कुराया। इन सभी धागों के बीच किसी खास संबंध को, जो कुछ हो रहा है, उसके कारण के रूप में इतने कम समय में पहचानना लगभग नामुमकिन है। इसे साबित करना तो दूर की बात है, लेकिन मेरे पास पहले से जानकारी होने का फायदा है। उसने अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे सरका दी ताकि गिरा हुआ सोजू उस पर न गिरे। मिराज सिटी बिल्कुल बेस्टियन नहीं है, लेकिन ये साफ तौर पर उससे प्रेरित है। मेरा लेक और किला है, रिवरगेट भी है, भले ही वह शहर के थोड़ा पास ही स्थित हो। हालांकि बेस्टियन में उत्तरी बांध मौजूद नहीं है, कम से कम झूठे बेस्टियन में तो नहीं। ये सच्चे बेस्टियन में मौजूद है जो खंडहर में तब्दील हो चुका है। दोनों में एक और फर्क भी है, झील की तलहटी में डूबा हुआ शहर। उसने एक उदास आह भरी। ट्रू बेस्टियन में उत्तरी बांध नष्ट हो गया और उसके परिणामस्वरूप आइबार ने शहर को तबाह कर दिया। कला जीवन का अनुकरण करती है। कास्टेलन जो कहानी कह रहा है, वह भी प्राचीन अतीत से प्रेरणा लेती प्रतीत होती है। आखिरकार कास्टेलन एक प्रतिबिंब है जो ट्रू बेस्टियन के ऊपर चंद्रमा के टूटने से पहले से ही महान दर्पण में बसा हुआ है। इसने बांध के विनाश और नीचे शहर के पतन को व्यक्तिगत रूप से देखा है। सनी ने कंधे उचका दिए। तो इस तरह मैं सुरागों को जोड़ पाया और समझ पाया कि क्या हो रहा था। मैडॉक ने किसी भी वजह से नवीनीकरण परियोजना के पैसों का गबन किया है। शायद उसे एक काला धन कोष बनाना था, रिश्वत देकर राजनीतिक करियर बनाना था, या अपने लिए एक नई नौक खरीदनी थी। खैर, वेलोर कंस्ट्रक्शन ने बांध पर जो काम किया वह घटिया था, शायद नुकसानदेह भी। अब पूरा शहर खतरे में है और वह उन सभी को चुप करा रहा है जो उसके अपराध को उजागर कर सकते हैं। मॉडरेट ने हंसते हुए कहा, शानदार जासूसी का काम, सनलेस। नहीं, सच में मैं बहुत प्रभावित हूँ। आपके पास मामले की जांच करने के लिए ज्यादा समय नहीं था और उसका आधा समय तो भाड़े के हथियारों से लड़ने और जानलेवा कार दुर्घटनाओं से बचने में ही निकल गया। कितना रोमांचक। ये बिल्कुल उन पुरानी जासूसी कहानियों जैसा है जो मैं बचपन में पढ़ा करता था। सनी इस बयान से थोड़ा परेशान हो गया। उसे याद आया कि मॉडरेट भी कभी इंसान था। वह मुंह बनाकर बोला, शुक्रिया। जासूस बनना मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव है, लेकिन मैं अपराध के बारे में कुछ कुछ जानता हूँ। आखिरकार मैं हमेशा से कानून का पालन करने वाला नागरिक तो नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अपराधी कैसे सोचते हैं। उसने गहरी सांस ली, फिर मॉडरेट की ओर देखा। तो अब हमें बस मैडॉक को बोर्ड से हटाना होगा। उसके चले जाने के बाद कैस्टेलन को खुद को प्रकट करना होगा, अपने भ्रम को टूटने से बचाने के लिए एक आखिरी प्रयास करना होगा। मॉडरेट ने सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। यह आसान नहीं होगा। अंकल मैडॉक अब तक किसी अभेद्य किले में भाड़े के गुंडों की फौज से घिरे हुए छिप गए होंगे। उन तक पहुंचना तो मुश्किल होगा, उन्हें गिरफ्तार करना तो दूर की बात है। तो फिर तुम्हारी क्या योजना है? सनी भी मुस्कुराए। क्यों, ये तो बहुत सरल है।
उसने मॉडरेट की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा हूँ। मॉडरेट हंसा। मैं? हे भगवान, मैं तो इस हकीकत में आधिकारिक तौर पर मौजूद भी नहीं हूँ। तुम मुझे कैसे चारा बनाओगे? सनी मुस्कुराया। और कैसे? तुम्हें एक फैंसी सूट पहनाकर और थोड़ा हेयर जेल लगाकर, जाहिर है। तुम अपनी अच्छी छवि की जगह ले लोगी और मैडॉक को बाहर निकालोगी। जाहिर है, ऐसा करने पर तुम्हारी जान को बहुत खतरा होगा। लेकिन मैं ये खतरा उठाने को तैयार हूँ। उसने एक स्वप्न आह भरी। दरअसल, मैं तो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मॉडरेट ने अपना पलटा हुआ गिलास उठाया और बाकी बोतल उसमें खाली कर दी। एक घूंट लेते हुए उसने सनी को एक मज़ेदार नज़र से देखा। लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? सनी ने कंधे उचका दिए। ये तो बातचीत का विषय है, लेकिन खुद को देखो। तुम बहादुरी का दिखावा कर सकते हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि कल्पनाओं के महल में तुम्हारा समय सुखद नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कभी इतनी दयनीय स्थिति में देखा है। जब पूरा मिराज शहर तुम्हारा पीछा कर रहा हो, तब जिंदा रहना आसान नहीं रहा होगा, है ना? तो क्या तुम सचमुच मांग करने की स्थिति में हो? मॉडरेट हंसा। उसने अपने पे का स्वाद लिया, फिर सनी की ओर उत्सुकता भरी नज़र से देखा। क्या तुम सचमुच मुझे मारने के लिए महान दर्पण में प्रवेश नहीं किए हो? सनी ने मुंह बनाया, उस सवाल का जवाब देने में असहजता महसूस कर रहा था। इससे मॉडरेट के सामने उसके कई राज उजागर होने का खतरा था, जो कभी भी अच्छी बात नहीं थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अपनी पत्नी से मिलने से पहले ही तुम किसी आत्मा द्वंद्वयुद्ध के बाहर मारे जा सकते हो। इसलिए नहीं। मॉडरेट ने कुछ क्षणों तक कुछ सोचा। लेकिन अब जब तुम्हें पता चल गया है, तो शायद तुम्हें मुझे मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या यही बात नहीं है? धिक्कार है। सनी ने निराश होकर आह भरी। जरूर, तुम्हें मारने के लिए बहुत सारे कारण हैं और तुम्हें जिंदा रखने के लिए बहुत कम। कृपया बुरा मत मानो। दरअसल, बुरा मानो, मेरा मतलब अपमान करना था। मॉडरेट ने हंसते हुए एक ही घूंट में अपना पे खत्म कर दिया। खैर, तुम गलत हो। मुझे जिंदा रखने के कारण भले ही कम हो, लेकिन वे उन अनगिनत कारणों से कहीं ज्यादा हैं जो तुम और चेंजिंग स्टार के पास मुझसे छुटकारा पाने के लिए हैं। असल में, भूल जाओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, सनलेस? सनी ने भौहें चढ़ाईं। क्या यह मॉर्गन को आपके दूसरे व्यक्ति का दिल काटने से रोकने के लिए नहीं था? मॉडरेट ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह एक कारण था, लेकिन कारण नहीं। सच में, मैं यहाँ तब भी आता जब मॉर्गन को उसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं चलता। उसने सनी की आंखों में सीधे देखा और मुस्कुराया। हे भगवान, तुम्हें सचमुच कुछ पता नहीं है ना? कितना परेशान करने वाला है। सनी की भौहें गहरी हो गईं। मेरे पास एक विचार है। वास्तव में, मेरे पास कई विचार हैं, और जितना अधिक आप गोल गोल बातें करते रहेंगे, उतने ही अधिक विचार मेरे पास आते रहेंगे। मॉडरेट ने आह भरी और दूसरी ओर देखा। ईमानदारी के एक दुर्लभ क्षण में उनकी शालीनता का मुखौटा उतर गया, जिससे कुछ गंभीर भावना के साथ साथ बेचैनी भी प्रकट हुई। फिर उसने अपनी विनम्र मुस्कान फिर से बिखेर दी। तो फिर मुझे तुम्हें कुछ समझाने की इजाज़त दो। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुमने मेरे पिता को मुझसे पहले ही मार डाला, सनलेस। इतना दुख हुआ कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए कुछ नासमझी करने की सोच रहा था। कुछ बचकाना और बदला लेने वाला, जैसे पूरे स्वॉट डोमेन को तबाह कर देना या एनक्यूएससी को कब्रिस्तान में बदल देना और फिर धीरे धीरे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देना। सनी के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी बढ़ गई। लेकिन मैं जल्दी ही होश में आ गया। हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा बदला मुझसे छीन लिया गया। लेकिन अगर मैं व्यवहारिक नहीं हूं तो कुछ भी नहीं। जिस लक्ष्य को मैंने अपने अस्तित्व का उद्देश्य बनाया था, वह चला गया था। इसलिए एक बुद्धिमान और परोपकारी व्यक्ति होने के नाते मैंने अतीत में रहने के बजाय भविष्य की ओर देखने का फैसला किया। सनी उदास होकर मुस्कुराए। ओह, क्या आपको यकीन है कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि एक संप्रभु के अंक को अलग करना आपके दयालु स्वभाव के लिए थोड़ी समस्या पैदा कर रहा था? मॉडरेट हंसा। सचमुच, मेरे गुस्से के बावजूद दो नए सुप्रीमों को अपना कट्टर दुश्मन बनाने की संभावना मुझे ज्यादा आकर्षक नहीं लगी। सनी ने कुछ देर तक उसका अध्ययन किया। तो आपने अपने लिए क्या भविष्य सोचा था? क्या आपको कोई नया लक्ष्य मिला? मॉडरेट ने कंधे उचका दिए। नए लक्ष्यों के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी। मुझे सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। देखिए, इस समय मेरे कदम जरूरत के मुताबिक हैं, पसंद के मुताबिक नहीं। सनी ने मुंह बनाया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या जरूरत है? मॉडरेट ने हंसते हुए कहा। हालांकि उनकी हंसी बहुत खुशी वाली नहीं लग रही थी। जरा सोचो, मैंने अपनी खामी, अपनी एक कमजोरी इस गुप्त जगह में छिपाई थी। मेरे पिता को भी उसके अस्तित्व या कल्पना के महल के बारे में पता नहीं था। तुम्हें मेरी खामी के बारे में मॉर्गन से पता चला, जबकि मॉर्गन को ये की सोन द्वारा छोड़ी गई विरासत से पता चला।
लेकिन कि सोन को इसके बारे में कैसे पता चला, और ये तो छोड़ ही दीजिए कि इसे कहाँ ढूंढा जाए। सनी ने उसकी ओर उदास दृष्टि से देखा। मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया था कि यह किसी प्रकार की भविष्यवाणी के माध्यम से हुआ होगा। शायद देव सिंह ने इसमें मदद की होगी। मॉडरेट ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह कोई भविष्यवाणी नहीं थी। किसी ने उसे बस इसके बारे में बताया था। कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे बारे में किसी और से ज्यादा जानता हो और जिसके साथ वह मेरे पिता को काबू में रखने के लिए सौदेबाजी कर सकती हो। सनी तनाव में आ गया। मॉडरेट जिस व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे थे वह केवल एक ही आदमी हो सकता है। आपका मतलब है तीसरा सॉवरेन? मॉडरेट तेजी से मुस्कुराया। सचमुच, ड्रीमस्पॉन मेरी कमजोरी को बहुत अच्छी तरह जानता है। वह बहुत सी चीजें जानता है। असल में मुझे यकीन नहीं है कि ऐसी कोई चीज है जो वह नहीं जानता। उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही थी। अगर सनी मॉडरेट को ज्यादा नहीं जानता होता तो उसे लगता कि वो कमीना डर गया है। लेकिन स्वाभाविक रूप से यह असंभव था। तो इसका आपके कल्पना के महल में आने से क्या संबंध है? मॉडरेट ने कंधे उचका दिए। यह आसान है। मेरा दोष अब तक यहाँ सुरक्षित था, लेकिन अब नहीं। वह कुछ सेकंड तक रुके और फिर एक डरावनी मुस्कान के साथ बोले, क्योंकि ड्रीमस्पॉन आ रहा है, और जब वह आएगा तो दुनिया में कोई भी दुनिया सुरक्षित नहीं रहेगी। टेंट बार में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जिसे बाहर बारिश की धीमी सरसराहट ने ही तोड़ा। अस्पष्ट सॉवरेन एस्टेरियन का जिक्र आते ही रात की ठंड और भी बढ़ गई और बार के कोनों का अंधेरा और भी गहरा लगने लगा। हालांकि सनी और मॉडरेट दोनों ने उसका नाम लेने से परहेज किया था। आखिरकार जो लोग उसके अस्तित्व के बारे में जानते थे उन सभी का मानना था कि ड्रीमस्पॉन उसका नाम जोर से बोलते हुए सुन सकता है, चाहे वह कहीं भी और कभी भी बोला जाए। उसके बारे में जानने से भी उसका ध्यान आकर्षित हो सकता है। सनी कुटिलता से मुस्कुराया। ड्रीमस्पॉन, ओह कैसा बिजुका है। वह अपनी प्लास्टिक की कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और कंधे उचका दिए। मैं इस आदमी के बारे में दशकों से डरावनी कहानियां सुनता आ रहा हूं, लेकिन क्या वो वाकई इतना डरावना है? जहां तक मुझे पता है उसकी शान का एकमात्र कारण ब्रोकन स्वॉर्ड को धोखा देने में तुम्हारे पिता का साथ देना था। फिर भी वे उसे बमुश्किल मार पाए। मॉडरेट ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो सनलेस। ऐसा नहीं था कि ड्रीमस्पॉन मेरे पिता के साथ शामिल हो गया था। मेरे प्यारे पिता ने ब्रोकन स्वॉर्ड पर हमला करने की हिम्मत सिर्फ इसलिए की क्योंकि उन्होंने ड्रीमस्पॉन के साथ एक सौदा किया था। हालांकि मुझे ये स्वीकार करते हुए दुख हो रहा है, लेकिन यह मेरे पिता की कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि ब्रोकन स्वॉर्ड एक बहुत बड़ा राक्षस था। वह प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। मुझे पता होना चाहिए। आखिरकार ड्रीमस्पॉन का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए मेरे पिता ने जो कीमत चुकाई थी वह मैं ही था, और इसी वजह से ब्रोकन स्वॉर्ड अपनी सारी भयानक शक्ति के बावजूद मर गया। उसने कंधे उचका दिए। तुम खुद एक बहुत ही विश्वासघाती व्यक्ति हो सनलेस, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि जीत हासिल करने के लिए कोई भी तरीका बहुत मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ इस बात का रखता है कि लड़ाई के अंत में कौन बचा है। यही शक्ति का एकमात्र सही पैमाना है। ड्रीमस्पॉन ने ब्रोकन स्वॉर्ड को मारने के लिए चालाकी और विश्वासघात का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन फिर भी उसने उसे मार डाला। इसका मतलब है कि अंत में वह एक ज्यादा खतरनाक राक्षस था। सनी इस बात पर बहस नहीं कर सके। फिर भी वह सहमत होने में हिचकिचा रहा था। निश्चित रूप से चालाकी और कुटिलता किसी की शक्ति का हिस्सा हैं, लेकिन इससे क्या? वह आदमी कितना शैतान हो सकता था अगर वह अपने सहयोगियों द्वारा चंद्रमा पर फंस गया होता। वह मुस्कुराया। हे भगवान, कौन कह सकता है कि वह अभी भी जिंदा है? वह रहस्यमय बुगीमैन जिससे सबको डर लगता है शायद बरसों पहले मर गया होगा। आखिरकार चांद पर एक श्रेणी 6 का द्वार है, या शायद उससे भी ज्यादा अथाह। यानी उस द्वार पर एक अपवित्र आतंक पहरा दे रहा है। भले ही जागृत जगत की प्रकृति अपनी शक्तियों का दमन कर रही हो, मुझे यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि आपका स्वप्न प्रजाति एक अपवित्र दुष्स्वप्न प्राणी के दायरे में दशकों तक जीवित रहा है। मॉडरेट मंद मंद मुस्कुराया। ओह, वह जीवित है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। उसने सनी की ओर देखा। उसकी निगाहों में एक अजीब सा अंधेरा छिपा था। और तुमने और तुम्हारे अपने ड्रीमस्पॉन ने एक घातक गलती की है। हालांकि मैं सच्चे विवेक से तुम्हें दोष नहीं दे सकता। सच तो यह है कि तलवारों के राजा और कीड़ों की रानी के पतन के क्षण से ही उसकी वापसी अपरिहार्य हो गई थी। क्या तुम्हें लगता है कि वह अपनी मर्जी से चांद पर रह रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह बहुत पहले ही वहां से भाग सकता था अगर वे उस पर इस पूरे समय दबाव न डालते और उसके कपटी प्रभाव को पृथ्वी पर वापस फैलने से न रोकते। मॉडरेट ने आह भरी। हालांकि दुनिया को उससे बचाने वाले सिर्फ 2 लोग अब चले गए हैं। बदलते सितारे, आप और मैं भी। हम स्वप्न अवतार और उसकी शक्तियों के बारे में इतना नहीं जानते कि समय रहते उनकी जगह ले सकें। हमारे पास उसे रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार होने का भी कोई फायदा नहीं है। तो वह आ रहा है।
असल में मैं शर्त लगा सकता हूं कि उसका प्रभाव जागृत जगत और स्वप्न लोक दोनों में फैलना शुरू हो चुका है। सनी ने भौहें उठाईं। कौन कहता है कि हमने तैयारी नहीं की है? उसने आह भरी और दूसरी ओर देखने लगा। स्वाभाविक रूप से हम मूर्ख नहीं हैं। हमें संदेह था कि तीसरे सॉवरेन के साथ टकराव भी अपरिहार्य था, इसलिए हम स्वयं उसकी वापसी के संकेतों की तलाश कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से यह आसान नहीं था, क्योंकि उसके बारे में जानने मात्र से ही हमारे एजेंट खतरे में पड़ जाते। लेकिन हम तलाश कर रहे थे। शैडो कबीले का एक उद्देश्य यही था, शायद मुख्य उद्देश्य भी। सनी ने दोनों दुनियाओं में फैला एक विशाल सूचना नेटवर्क बनाया था, जो उसकी आंखों और कानों की तरह काम करता था, क्योंकि वह जल्द से जल्द एस्टेरियन के आने की खबर जानना चाहता था। सुरक्षा कारणों से छाया कबीले के सदस्यों को यह नहीं पता था कि वे स्वयं क्या खोज रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें सनी को उन सभी अजीब और संदिग्ध चीज़ों की सूचना देने से नहीं रोका जा सका जो उन्होंने देखी थी। साथ ही वे उसकी छाया भावना के वाहक के रूप में भी काम कर रहे थे। वास्तव में अब उन्हें अगली रिपोर्ट शीघ्र ही मिलने वाली थी, क्योंकि शीतकालीन संक्रांति के व्यस्त दिन पीछे छूट चुके थे। मॉडरेट ने प्रसन्नता भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तो फिर आप ठीक से दिख नहीं रहे हैं। सनी कुछ देर चुप रही, फिर आह भरी। ड्रीम स्पॉन, वह कैसा है? मॉडरेट ने उसे काफी देर तक देखा, फिर गहरी सांस ली और हल्की हंसी। ओह खैर, अगर मैं उसका संक्षेप में वर्णन करूं तो मैं कहूंगा कि वह आपके बदलते सितारे का प्रतिबिंब है। एक ऐसा प्राणी जो उसके जैसा ही है, लेकिन उसके और उसके आदर्शों के बिल्कुल विपरीत भी है, मानो किसी चमकते सूरज का अंधकार में पक्ष। या हो सकता है कि वह वही हो जो बदलते सितारे को होना चाहिए था, जिसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया गया हो। सनी ने उस उत्तर से आश्चर्यचकित होकर घबराकर भौहें चढ़ा लीं। आपका क्या मतलब है? मॉडरेट ने उसे चिंतित दृष्टि से देखा। तुम जानते हो न ड्रीम स्पॉन क्या होता है? दोनों दुनियाओं से पैदा हुआ एक प्राणी, किसी से भी संबंधित नहीं। इंसान और घृणित प्राणी के बीच की सीमा पर चलने वाला कोई व्यक्ति। सनी का गुस्सा और गहरा हो गया। इसे समझने का एक तरीका यही था। नेफिस कोई घृणित नहीं थी, लेकिन किसी न किसी तरह वह उनसे कुछ हद तक रिश्तेदारी जरूर रखती थी। यही कारण था कि वह अपनी लपटों से मरने वाले घृणित प्राणियों की आत्मा के अंशों के एक हिस्से को अवशोषित कर सकती थी, ठीक उसी तरह जैसे अन्य जागृत लोगों को मारने वाला जागृत व्यक्ति ऐसा कर सकता था। इसके बारे में क्या? मॉडरेट उदास होकर मुस्कुराया। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों ने स्वप्न प्रसूत होने का बोझ बहुत हद तक उठा लिया है। बदलते सितारे ने अपने दुष्स्वप्न वाले हिस्से को इतनी अच्छी तरह से नकार दिया है कि वह मानवता का प्रतीक बन गया है। पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं। उसने सनी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, लेकिन उस आदमी ने पहले और असली ड्रीम स्पॉन ने इसके उलट किया। उसे इंसान होने की जरा भी परवाह नहीं। असल में मुझे नहीं लगता कि वह खुद को इंसान भी मानता है। इसके बजाय उसने अपने अंदर के प्राणी रूप को खुले दिल से स्वीकार किया है। और सभी प्राणियों में वह सबसे डरावना है। वह एक ऐसा प्राणी है जो इंसानी चेहरा पहनकर घूमता है। सनी कांप उठी। मुझे लगता है मैं ये समझने लगा हूं कि मॉडरेट वह कैसे बन गया जो वह है। अध्याय 2526 दुष्स्वप्न स्पॉन। सनी ने नाराजगी से मॉडरेट की तरफ देखा। अब तो एस्टेरियन का जिक्र आते ही उसे भी थोड़ी बेचैनी होने लगी थी। वह भी थोड़ा स्तब्ध था। खुद को नाइटमेयर की संतान मानने वाले इंसान का विचार उसके मन में कभी नहीं आया था। उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि एस्टेरियन का इस उपाधि पर वास्तविक अधिकार था। मॉडरेट ने हंसते हुए कहा, अगर आप इसके बारे में सोचें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिर इंसान क्या है? कुछ सामान्य गुण हम सब में होते हैं, जैसे 2 हाथ और 2 पैर, बिना पंख वाले 2 पैरों वाले प्राणी। लेकिन क्या कोई संत अपना दिव्य रूप धारण करने के बाद इंसान नहीं रह जाता? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि हम और भी गहरी चीजें साझा करते हैं। हमारी सोच, संस्कृति, मूल्य, हमारी जन्मभूमि। उन्होंने आह भरी। लेकिन वह आदमी एक अलग दुनिया में पैदा हुआ था और ऐसे लोगों ने पाला था जिनकी संस्कृति और मूल्य काफी अनोखे थे। उससे भी बढ़कर वह उनके बीच भी अनोखा था, अपनी तरह का पहला। स्वप्न लोक में जन्मा पहला मानव शिशु। पहला स्वप्न प्रज्वलित। जागृत होने के बाद ही उसका मानव सभ्यता से सामना हुआ। इसलिए ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि वह हमारे आनंदित समूह के लिए खुद को अजनबी समझता होगा। ओह, और मैं हमारा शब्द का प्रयोग लाक्षणिक रूप से कर रहा हूं। सच कहूं तो मैं खुद को मानव जाति के लिए कुछ अजनबी सा महसूस करता हूं। सनी ने उसे एक अधूरी मुस्कान दी। तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि नेफिस एक स्वप्न स्पॉन है, लेकिन उस आदमी को दुष्स्वप्न स्पॉन के रूप में वर्णित करना बेहतर है। मॉडरेट ने कंधे उचका दिए। एक स्वप्न का जन्म, एक दुष्स्वप्न का जन्म। क्या सचमुच कोई अंतर है? जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें ये दोनों एक ही हैं। सनी ने अपने होंठ भींच लिए। एक अंतर है, नाम में एक शक्ति होती है, आप जानते हैं। खैर, मेरी रुचि किसी और चीज में है। वह आदमी, हम उसे जो भी कहें, क्या वह वास्तव में भ्रष्ट है?
मॉडरेट कुछ देर तक हिचकिचाया। मुझे पूरा यकीन नहीं है। ये स्वप्न प्रजातियां सभी विरोधाभासी प्राणी हैं, आप जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि वह सचमुच भ्रष्ट है। मेरा मानना है कि वह अभी भी उत्थान के मार्ग पर चल रहा है। हालांकि कौन बता सकता है, हो सकता है कि वह एक इंसान हो जो भ्रष्टाचार के मार्ग पर चल रहा हो, या एक भ्रष्ट आदमी हो जो उत्थान के मार्ग पर चल रहा हो, या हो सकता है कि उसके लिए दोनों में कोई अंतर ही न हो। वह मुस्कुराया। अगर मुझे ड्रीम स्पॉन के बारे में इतना कुछ पता होता तो मैं यहाँ उसकी वापसी की इतनी बेसब्री से तैयारी न कर रहा होता। हालांकि मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। मॉडरेट ने मुस्कुराते हुए सनी की ओर देखा। दोनों दुनिया के सभी लोगों में से मैं ही उसके बारे में सबसे ज्यादा जानता हूँ। तो उस सवाल पर वापस आते हैं जिसने इस अप्रिय बातचीत को जन्म दिया। न तो आप और न ही चेंजिंग स्टार मुझे मारने का जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि ड्रीम स्पॉन के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका सबसे अच्छा सहयोगी हूँ। इससे सनी का मूड काफ़ी खराब हो गया। वह एस्टेरियन के बारे में नई जानकारी को बड़ी उत्सुकता से पचा रहा था। सनी जानता था कि तीसरा सॉवरेन देर सवेर एक समस्या बन जाएगा। हालांकि मॉडरेट की बात सुनने के बाद वह उस कमीने पर यकीन करने को तैयार हो गया। समस्या जल्द ही आनी ही थी, और एस्टेरियन से उत्पन्न खतरा शायद सनी, नेफिस और कैसी की कल्पना से भी ज्यादा बड़ा था। सबसे बुरी बात यह थी कि सनी को इस विचार से चाहे कितनी भी चिढ़ हो, वह मॉडरेट के आखिरी बयान को नकार नहीं सकता था। वे एस्टेरियन के बारे में जानकारी के अपने सबसे अच्छे स्रोत को नष्ट करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, कम से कम अभी तो नहीं। मॉडरेट को मारना एक गलती होगी, चाहे वह कितना भी बदचलन क्यों न हो और उसने कितने भी भयानक अपराध किए हों। एस्टेरियन से निपटने के बाद वे उसे उन सब का हिसाब दे सकते थे। फिर भी इसके अलावा सनी अभी भी इस मॉडरेट से छुटकारा पाने के लिए दूसरे मॉडरेट को बेरहमी से मारने के विचार से पूरी तरह सहमत नहीं था। वह आदमी निर्दोष था, उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, वैसे भी उसे फांसी देने का कोई औचित्य नहीं था। सनी ने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों की हत्याएं की थीं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वह हर संभव कोशिश करता था। लेकिन वह पूरी तरह से निर्दयी भी नहीं था, इसलिए वह इस बात को लेकर असमंजस में था कि दूसरे मॉडरेट के साथ क्या करे। और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक और तथ्य था जिस पर मॉडरेट भरोसा कर रहा था। वह फिसलन भरा कमीना। सनी ने उदास होकर प्रिंस ऑफ नथिंग की ओर देखा। हो सकता है कि मैं बस तुम्हें जिंदा रखने पर विचार करूं। हालांकि तुम्हें मुझे अपनी पेशकश का स्वाद चखाने के बारे में सोचना चाहिए ताकि मैं फैसला ले सकूं। एस्टेरियन के पास कौन सी शक्तियां हैं? उसका पहलू क्या है? उसका दोष क्या है? वह दैवीय वंशों की खोज क्यों कर रहा है? वगैरह वगैरह। मॉडरेट हंसा। बहुत सारे सवाल हैं। वह कुछ देर तक रुका, फिर दूर से बोला, मानो जोर से सोच रहा हो। जीवों को नियंत्रित करने और उन पर दबाव डालने की उसकी क्षमता, साथ ही उन चीज़ों को जानने की उसकी क्षमता का जिक्र न करें जिन्हें जानना ज़रूरी नहीं है। यह उसका पहलू है, कम से कम मुझे तो यही लगता है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं। इस बीच उसका स्वभाव। मॉडरेट ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। ड्रीमस्पॉन सबसे मायावी देवताओं की वंशावली रखता है, हृदय देवता, आत्माओं के देवता, साथ ही भावनाओं, स्मृति, विकास और भूख का भी। इसलिए उसके पास चीज़ों को भस्म करने और आत्मसात करने की एक अद्भुत शक्ति है। यही उसे एक राक्षस बनाता है। वह एक कल्पना है। सनी ने कुछ बार पलकें झपकाईं। रुको, तुम्हारा यह मतलब नहीं है? मॉडरेट ने सिर हिलाया। हाँ, यह संभव नहीं माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे दिव्य और अपवित्र दोनों प्राणियों का अस्तित्व संभव नहीं माना जाता है, लेकिन स्वप्न प्रजाति एक ही समय में कई वंशों को जन्म देने में सक्षम है। उसे अपने माता पिता से हृदय देवता का वंश विरासत में मिला। उसने मेरे रक्त से युद्ध देवता का वंश आत्मसात किया। उसने की सोंग से पशु देवता का वंश प्राप्त किया और नाइट वॉकर से तूफान देवता का वंश लूटा। वह मुस्कुराया। उसने अमर ज्वाला की नेफिस को जीवित रखा क्योंकि उसे सूर्य देव के वंश को चुराने के लिए उसकी बड़ी होने और जागृत होने की जरूरत थी। और उसने छाया देव के वंश के अंततः प्रकट होने का बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है, ताकि तुम स्वयं प्रकट हो सको। तो अब जब वह जो कुछ भी चाहता है वह उसकी पहुंच में है, तो वह अनिवार्य रूप से तुम दोनों के लिए आएगा, अपना संग्रह पूरा करने और सभी 6 दिव्य वंशों को आत्मसात करने के लिए। किस लिए? वह मुझे नहीं पता। मॉडरेट ने सनी की ओर देखा और भौहें उठाईं। कैसा लगा? आह, क्या मैं उदार और परोपकारी इंसान नहीं हूँ? देखो, मैंने एक नया अध्याय शुरू किया है। ये दूसरी बार है जब मैंने आपके साथ मुफ्त में बहुमूल्य जानकारी साझा की है। सनी काफ़ी देर तक चुप रही। अच्छी बात यह है कि मेरे अवतार मिराज सिटी में क्या हो रहा है ये भांप सकते हैं, इसलिए वे ये जानकारी तुरंत नेफिस और कैसी तक पहुंचा देंगे। थोड़ी देर बाद उसने आह भरी। ठीक है, चलो हम दोनों एक सौदा कर लेते हैं। कैस्टेलिन को बाहर निकालने के लिए चारा बनने और भविष्य में ड्रीमस्पॉन से निपटने में हमारी मदद करने के बदले में तुम क्या चाहते हो? मॉडरेट ने कंधे उचका दिए। जैसा मैंने कहा था वैसा ही है।
मुझे सुरक्षा चाहिए। मेरे दयनीय दूसरे स्व का अस्तित्व सुनिश्चित करो, उसे कल्पना के महल से भी ज्यादा सुरक्षित जगह पर रखो। दोनों दुनियाओं में सबसे सुरक्षित जगह। उसे आइवरी द्वीप पर बसाओ और उसकी उतनी ही शिद्दत से रक्षा करो जितनी तुम एक दूसरे की करते हो, ग्रीमस्पॉन और मॉर्गन दोनों से। दरअसल किसी भी ऐसी चीज से जो उसे जरा भी नुकसान पहुंचा सकती है। सनी ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। तुम चाहते हो कि हम नेफिस, कैसी और मैं तुम्हारे दूसरे रूप के साथ रूममेट बन जाएं? यही तुम्हारी कीमत है। मॉडरेट प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। बिल्कुल सही कहा। हाँ, कम से कम तब तक जब तक ड्रीमस्पॉन से निपटा नहीं जाता। मुझे पता है उस कीड़े के साथ रहना एक अप्रिय संभावना है, लेकिन कृपया कुछ समय के लिए उसके साथ सहन करें। सनी ने भौहें चढ़ाईं। उसे यकीन नहीं था कि मॉडरेट ईमानदार है। असल में उसे पूरा यकीन था कि वो कमीना उसे किसी तरह धोखा दे रहा है। लेकिन सनी को एक बात पक्की मालूम थी। बात ये थी कि मॉडरेट एस्टेरियन से बिल्कुल नफरत करता था। बहुत समय पहले नथिन के राजकुमार ने उसे अपने इरादे बताए थे। वह ड्रीमस्पॉन से बदला लेना चाहता था, लगभग उतना ही जितना वह वेलोर से बदला लेना चाहता था। इससे उसके इरादे कम से कम कुछ हद तक विश्वसनीय लगे। वास्तव में वह हमें एक बंधक दे रहा है। यदि उस पागल की मौत उनके हाथों में हो तो वह क्या कर सकेगा? कुछ नहीं। सनी ने काफी देर तक मॉडरेट को उदास नजरों से देखा, फिर आह भरी। यह एक सौदा है। अध्याय 2527 वर्षा की सुगंध। कुछ समय पहले एफी अपने घर लौटी। अपने समकक्ष के घर, जो उसे परिचित और अजीब दोनों लगा। ये बेस्टियन स्थित उसके अपने पारिवारिक घर से अलग था, लेकिन उसमें भी वही सहजता का एहसास था। मिराज सिटी में जीवन का स्वरूप वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग था, बेशक। लेकिन एफी को धुंधली सी याद थी कि उसके समकक्ष कैसे रहते थे, इसलिए उसे इस काल्पनिक जगह में कोई खास अजनबीपन महसूस नहीं हुआ। कुछ भी हो, उसे यहाँ घर जैसा ही महसूस हुआ। छाया में चुपचाप उसका पीछा कर रहे लोग परेशानी पैदा कर रहे थे। हालांकि समस्या तो अंदर के लोगों की थी। दरवाज़ा खोलते ही एफी ने अपना कोट उतारा और बालों से पानी की बूंदें झाड़ दीं। जब तक वह ये काम पूरा करती, फर्श पर नन्हे मुन्ने पैरों की उत्साह से ताल ठोकने की आवाज़ आने लगी थी। माँ, उसने मुस्कुराहट बिखेरी। उसके बच्चे, उसके समकक्ष के बच्चे, पल भर बाद उसके पास आ पहुँचे। वह उन्हें गले लगाने के लिए झुकी और अपना चेहरा उनके मुलायम बालों में छिपा लिया। माँ घर आ गईं। माँ, बहुत बारिश हो रही थी माँ। लड़का थोड़ा बड़ा था, जबकि लड़की अभी बच्ची ही थी। लड़का बहुत ही चंचल था, जबकि लड़की शर्मीली थी। दोनों में ही वह अदम्य मासूमियत और मिठास थी जो सिर्फ बच्चों में ही होती है। उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं था। एफी खुद को बार बार यह बात याद दिलाती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धधकती भावनाओं के आगे ठंडी तार्किकता बेबस थी, और खासकर उन बुनियादी भावनाओं के आगे जो मानव स्वभाव की नींव में हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों के प्रति स्नेह महसूस करती है। हालांकि वह उन्हें कुछ ही दिनों से जानती थी, फिर भी वह इन बच्चों को जाने नहीं देना चाहती थी। वह ऐसा नहीं कर सकती थी। अरे बदमाशो, तुम्हारी माँ का दिन बहुत लंबा रहा। मुझे सांस लेने के लिए 1 मिनट दो। बच्चों ने अनिच्छा से उसे छोड़ दिया और कुछ कदम पीछे हट गए। लड़की ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा, जो अचानक बिना किसी खास वजह के नम हो गईं। ओह माँ, क्या तुम्हें चोट लगी? एफी ने खुद पर नजर डाली। कार दुर्घटना के बाद उसकी हालत काफ़ी खराब हो गई थी, लेकिन ज़्यादातर चोटें और खरोंचें दिखाई नहीं दे रही थीं। हालांकि उसके हाथों और चेहरे पर कुछ खरोंचें थीं, जो चिपकने वाली पट्टी से ढंकी हुई थीं। वह मुस्कुराए और अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। हाँ, लेकिन बस थोड़ा सा। फिर उसने छोटी लड़की को आंख मारी। माँ इतनी शानदार है कि उसे सचमुच चोट नहीं लग सकती, कद्दू। लड़के ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हमारी माँ दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ है। बेशक उन्हें कोई चोट नहीं लगेगी। एफी हंसा। ठीक है, आराम से बैठो। चलो, तुम्हें सोने के लिए तैयार करते हैं। बच्चों ने एक स्वर में विरोध जताया। नहीं, मुझे पहले आइसक्रीम चाहिए। मैं कार्टून देखना चाहता हूँ। उसने नाटकीय ढंग से आह भरी। सोने से पहले आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। ये आइडिया कहाँ से आया? कार्टून पर तो मोलभाव हो सकता है, लेकिन जल्द ही एफी ने खुद को सोफे पर पाया। दो कोमल शरीर उसके साथ सटे हुए थे, बच्चों को धीरे से गले लगा रही थी, जबकि वे मंत्रमुग्ध भाव से रंगीन कार्टून देख रहे थे। देखो देखो, ये ताली है, जाओ उन्हें पकड़ो। ताली। स्क्रीन पर दो होशियार बच्चे एक जादुई आइसक्रीम स्टॉल से आइसक्रीम लेने की कोशिश में अनाड़ी डाकुओं के एक गिरोह से किसी तरह मुसीबत में फंस जाते हैं। आखिरी पल में स्टॉल की मालकिन ताली नाम की एक गुलाबी अजगर उन्हें बचाने के लिए प्रकट होती है। वह डाकुओं से निपटी तब तक हौनफती रही जब तक कि वे भागकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर दिए, और फिर उसने बच्चों को स्वादिष्ट आइसक्रीम से भरे वफल कोन खिलाए। आह, मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। ताली सबसे अच्छी है। इस लोकप्रिय कार्टून का नाम जाहिरा तौर पर तालिथा आइसक्रीम था।
अजीब तरह से, तलिथा नाम की लड़की एक युवा जागृत लड़की जैसी दिखती थी जिससे एफी एक दो बार बेस्टियन में मिली थी, छाया कबीले की एक सदस्य जो वहां गुप्त रूप से काम कर रही थी। ये देखते हुए कि मिराज सिटी में हर कोई ग्रेट मिरर के बाहर के प्रतिबिंबों पर आधारित था, ये बहुत अजीब नहीं था। एफी को यह नहीं पता था कि उस लड़की का प्रतिबिंब गुलाबी ड्रैगन क्यों निकला। यह एक रहस्य था। मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। वह मुस्कुराए और अपने बच्चों को कसकर गले लगा लिया। फिर उसके चेहरे पर भाव ही नहीं रहे। मैं क्या कर रहा हूँ? ये बच्चे उसके नहीं थे, लेकिन अगर वे थे भी, आज रात वह उन्हें अलविदा कहने वाली थी, हमेशा के लिए। एफी जाने वाली थी और कभी वापस नहीं लौटेगी। वह कास्टेलिन का सामना करने वाली थी और कल्पना के महल पर कब्जा करने के लिए उसे चुनौती देने वाली थी। अगर वह हार जाती तो उसकी मौत हो जाती, मिराज सिटी पुलिस विभाग की जासूस एथेना भी मर जाती और ये प्यारे बच्चे बिना मां के बड़े होते। यदि वह जीत जाती तो संभवतः मिराज सिटी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता, और उसके साथ ही इन मासूम बच्चों का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता। किसी भी हालत में वह उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगी। अचानक एफी के सीने में हल्का सा दर्द उठा। वह कुछ देर तक बिना हिले डुले खड़ी रही, फिर एक धीमी आह भरी। वे असली नहीं हैं। कुछ ही देर में कार्टून खत्म हो गया। उसने दोनों बच्चों को सोने के लिए तैयार किया और फिर उनके कमरे में चुपचाप उन्हें देखती रही। माँ, पापा ने कहा है कि तुम्हें कुछ समय के लिए काम पर नहीं जाना पड़ेगा। चलो कल चिड़ियाघर चलते हैं, चलो पार्क चलते हैं, चलो सिनेमा चलते हैं। एफी धीरे से मुस्कुराए। अच्छा लगता है। लड़का इतना उत्साहित लग रहा था कि उसे जल्दी नींद नहीं आ रही थी। चलो झील पर चलें, चलो खिलौनों की दुकान पर चलें। ओह, वे जल्द ही महल खोल रहे हैं, चलो महल पर चलें। एफी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। ये भी अच्छा लगता है। कुछ देर बाद उसने लैंप बुझा दिए और बच्चों के लिए नाइट लाइट जला दी। फिर एफी जाने लगी, लेकिन आखिरी क्षण में एक छोटे से हाथ ने उसकी आस्तीन पकड़ ली। नीचे देखते हुए उसने देखा कि छोटी लड़की उसे दयनीय निगाहों से देख रही है। माँ, मत जाओ, एफी ने एक छोटी सी आह भरी। लड़की के बिस्तर के सामने घुटने टेककर उसने उसे लिटाया और धीरे से कहा, माँ को जाना होगा कद्दू। अच्छी नींद लो, जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। वह कुछ देर रुकी और चुप रही। फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। पापा तुम्हारे लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाएंगे। वह तुम्हें चिड़ियाघर, पार्क और सिनेमा ले जाएंगे। वह तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी खरीदेंगे। लड़की की आंखें चमक उठीं। आपका क्या हाल है माँ? क्या पिताजी आपके लिए भी आइसक्रीम खरीदेंगे? एफी हंसी। क्यों, बिल्कुल, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। उसने छोटी बच्ची को गौर से देखा, मानो उसकी प्यारी छवि को अपनी स्मृति में अंकित करना चाहती हो। यदि कोई एफी से पूछता कि उस क्षण उसे क्या महसूस हुआ तो वह नहीं बता पाती, लेकिन तब उसे अंततः ये समझ में आया कि वह क्या खो रही थी। उत्थान के मार्ग पर उसके रास्ते में क्या बाधा थी? काई की सबसे बड़ी बाधा उसका आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन एफी अलग थी। जो बात उसे सबसे अधिक पीछे खींच रही थी वह थी उसे छोड़ पाने में उसकी असमर्थता। वह मजबूत बनना चाहती थी क्योंकि वह अपनी प्रिय चीज़ों की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन अगर वह उन्हें बचाना चाहती थी तो उसे उन्हें छोड़ना ही होगा। उसे यह सीखना पड़ा कि उन्हें कैसे पीछे छोड़ा जाए। कितना विकृत। छोटी लड़की के सिर पर थपथपाते हुए एफी नीचे झुकी और फुसफुसाए, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। वह ये बात जासूस एथेना के लिए कह रही थी, जो स्वयं ये बात नहीं कह सकती थी, और अपने लिए भी। गहरी रात में जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, एफी चुपके से खिड़की के पास गई और बिना कोई आवाज़ किए उसे खोल दिया। आखिरी बार पीछे मुड़कर उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और उस अजीब, आरामदायक घर की खुशबू को अपनी सांसों में सूंघ लिया। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। वह कड़वी मुस्कान के साथ मुंह फेर कर चली गई। एक क्षण बाद वह चली गई और पीछे केवल बारिश की खुशबू छोड़ गई। अध्याय 2528 अंतिम अंश। भोर होते होते सनी आखिरकार उस वीरान चर्च में पहुंच गई। हालांकि आसमान में छाए घने तूफानी बादलों की वजह से शहर अभी भी गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। मूसलाधार बारिश जारी थी। शहर के कई इलाकों में बाढ़ का कहर बढ़ता ही जा रहा था। सड़कें अस्त व्यस्त थीं और ढलती रात का सन्नाटा गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ से दूर रखा जा रहा था। धीरे धीरे बढ़ते पानी में फंसे कई पीटीवी को देखकर सनी को लगा कि वे विनाशकारी श्रृंखला प्रतिक्रिया में फटना शुरू हो जाएंगे। हालांकि उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। अपने इंजनों और ईंधन की विचित्र प्रकृति के बावजूद ये प्राचीन वाहन उतने फटने वाले नहीं थे जितना उन्होंने अनुमान लगाया था। चर्च के सामने अपनी नई पीटीवी खड़ी करके सनी बाहर निकला और अंदर चला गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि एफी पहले पहुंची। वे दोनों बहुत पहले ही उन पर जासूसी करने के लिए भेजी गई निगरानी टीम से बच निकले थे, लेकिन सनी ने अपने अस्थायी ठिकाने पर लौटने से पहले कुछ काम निपटाए। अरे साथी, एफी ने हाथ हिलाकर उसका स्वागत किया।
उसकी हमेशा की तरह चमकदार और उद्दाम मुस्कान आज फीकी और दबी हुई लग रही थी और उसकी आंखों में एक उदास उदासी की झलक थी। सनी ने थोड़ा सा मुंह बनाया और उसके पास रुक गया। क्या आप ठीक हो? एफी हंसी। मैं? ओह हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कब ठीक नहीं रही। वह कुछ पल उसे गौर से देखता रहा, ये जानते हुए कि वह सच नहीं कह रही थी। लेकिन वह ये भी जानता था कि वह उस बात के बारे में बात नहीं करना चाहती थी जो उसे परेशान कर रही थी। कम से कम उसके साथ तो नहीं, जो अब भी उसके लिए एक अजनबी था। तो सनी ने उसकी इच्छा का सम्मान किया, भले ही इससे उसे तकलीफ हुई हो। वह उपहासपूर्वक मुस्कुराया। आप बस इसलिए निराश हैं क्योंकि आपको उन डोनट चीज़ों का पूरा डिब्बा खाने का मौका कभी नहीं मिलेगा, है ना? एफी की मुस्कान और चौड़ी हो गई और थोड़ी सी सच्ची भी। अरे, तुम मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हो। मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। वह हंसा और फिर उसके पास से चला गया। दूसरा मॉडरेट एक बेंच पर झपकी ले रहा था। मॉर्गन वेदी के पीछे से उस पर नजर रख रहा था। सेंट सबसे अलग बैठा दूर तक देख रहा था। सनी ने कुछ पल सोचा, फिर सबसे पहले मॉर्गन के पास गया। उसने उसे संक्षेप में बताया कि उन्होंने दूसरे मॉडरेट से क्या सीखा था, जबकि मॉर्गन ने उसे समझाया कि उनकी जान लेने की कोशिशों के पीछे कौन था। मॉडरेट की खामी क्या थी, ये जानकर सनी कुछ देर के लिए अवाक रह गया, लेकिन आखिरकार उसने मॉर्गन को धीमे से सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। अजीब बात है, मॉडरेट का खुद का एक टूटा हुआ आईना होना समझ में आता है, जिसका हर टुकड़ा अलग अलग कोण से असली इंसान के चेहरे को दर्शाता है। सनी ने मॉर्गन की तरफ देखा, फिर पूछा, तो आपके भाई का ये रूप, क्या वह सचमुच उतना ही अच्छा है जितना दिखता है? क्या वह वास्तव में एक समझदार व्यक्ति है? उसने उस तरफ देखा जहां दूसरा मॉडरेट सोया था और काफी देर तक चुप रही। उसका हमेशा ठंडा चेहरा किसी तरह परेशान सा लग रहा था। आखिरकार मॉर्गन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आह भरी। वह जैसा दिखता है वैसा ही है, अच्छा, सभ्य, दयालु। लेकिन एक समझदार इंसान नहीं, वह समझदार नहीं है। असल में मुझे तो ये भी यकीन नहीं कि उसे इंसान कहा भी जा सकता है। अगर कुछ कहा जाए तो मैं यही कहूंगी कि वह उस इंसान से भी ज्यादा बिगड़ा हुआ है जिसे हम जानते हैं। सनी ने भौहें चढ़ाईं, उस मनोरोगी से भी ज्यादा पागल। कैसे? मॉर्गन मंद मंद मुस्कुराया। असली दुनिया का मॉडरेट उस अफसोस को महसूस नहीं कर सकता जिसने उसे आज के राक्षस में बदल दिया। लेकिन यह और कुछ महसूस नहीं कर सकता, क्रोध, आक्रोश, घृणा, तिरस्कार और भी बहुत कुछ। अजीब बात है, या शायद बिल्कुल अनुमान के मुताबिक यह उसे दूसरे की तुलना में एक पूर्ण व्यक्ति नहीं बनाता। वह एक अपंग है। वह एक पल के लिए रुकी। उसके मन में उस व्यक्ति के लिए कोई नकारात्मक भावना नहीं है जिसने उसे इस मायाजाल में कैद कर रखा है, चाहे उसने यहाँ कितने भी कष्ट सहे हों। उसे अपने ड्राइवर की मौत का दुख हो सकता है, जिसने दशकों तक उसके परिवार की सेवा की थी, लेकिन वह उस व्यक्ति के प्रति नाराजगी नहीं जता सकता जिसने उसे मार डाला। और अगर हम उसे बताएं कि जो उसे मारना चाहता है वह उसका अपना चाचा है, तो उसे उस विश्वासघात का जरा भी दुख नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। मानो उसकी आत्मा ही निष्फल हो गई हो। मॉर्गन ने उदास भाव से सिर हिलाया। तो हाँ, वह अच्छा है। वह होशियार, स्नेही और खुशमिजाज है। लेकिन वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है जब किसी इंसान का अस्तित्व ही बिखर जाता है तो वह उसका अवशेष होता है। उसने सनी की तरफ देखा और गहरे से मुस्कुराए। और अगर तुम मुझसे पूछो, चाहे ये सुनने में कितना भी अजीब लगे, तो मैं एक निर्दोष व्यक्ति की बजाय एक हत्यारा बनना ज्यादा पसंद करती। सनी चुपचाप उसे देखता रहा। कितना आश्चर्य है, मैं भी ऐसा ही करूंगा। अगर कोई इंसान पछतावे का एहसास न कर पाए तो शायद वह राक्षस बन जाएगा, लेकिन अगर वह गुस्सा महसूस करने में असमर्थ हो तो वह क्या बनेगा? यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह कभी अनुभव करना चाहता था या खुद को खोने नहीं देना चाहता था। सनी कई कारणों से यहाँ तक पहुंचा था, लेकिन लंबे समय तक वह सिर्फ द्वेष के कारण ही जीवित रहा था। अगर मानवीय भावनाओं के गहरे रंगों को महसूस करने की उसकी क्षमता उससे छीन ली जाती तो वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाता। वह मनुष्यों द्वारा महसूस की गई उज्ज्वल, आश्चर्यजनक भावनाओं का वास्तविक अनुभव भी नहीं कर पाता। ये थोड़ा दुखद है। हालांकि यह कितना भी दुखद क्यों न हो, लेकिन मॉडरेट के दोष का एक अलग पहलू भी था जिस पर विचार किया जाना चाहिए। वह चुपचाप वेलोर ग्रुप के सोए हुए सीईओ को देख रहा था। मॉर्गन के अनुसार जब मॉडरेट के एक टुकड़े ने दूसरे को मार डाला तो नष्ट हुआ टुकड़ा अवशोषित हो गया। मॉडरेट ने, जिसे वे जानते थे, अपने 5 प्रतिरूपों के साथ ऐसा ही किया था। और अन्य मॉडरेट इन सब के बावजूद वास्तव में हानिरहित था। इससे मानवता को उसके सबसे भयावह वंशजों में से एक से वंचित किए बिना मॉडरेट द्वारा उत्पन्न खतरे को दूर करने का एक संभावित तरीका सामने आया। शून्य का राजकुमार अपने दूसरे स्वरूप को नहीं मार सकता था, क्योंकि उसका वह आखिरी अंश जिसे उसने अभी तक आत्मसात नहीं किया था उसकी मृत्यु का कारण था। लेकिन अगर दूसरा मॉडरेट शून्य के राजकुमार को मार डाले तो क्या होगा? तब वे एक वास्तविक व्यक्ति बन जाएंगे।
एक पूर्ण व्यक्ति जो वह सब कुछ महसूस कर सकता है जो एक इंसान को महसूस करना चाहिए, और इसलिए शून्य के राजकुमार जितना विक्षिप्त बिल्कुल नहीं। और इससे सनी और नेफिस को एक ऐसे सहयोगी को भर्ती करने का मौका मिलेगा जो बेहद शक्तिशाली और संभावित रूप से विश्वसनीय हो, जो एक अविश्वसनीय वरदान था, विशेष रूप से एस्टेरियन के मंडराते खतरे को देखते हुए। यह विचारणीय है ना? सनी कुछ क्षण चुप रही, फिर आह भरी। चाहे वह इसके लायक था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यह शायद ही संभव था, ठीक उसी वजह से जो दूसरा मॉडरेट था। वह वाकई बहुत अच्छा, दयालु और करुणामय था, जिसका मतलब था कि वह अपने दूसरे रूप को कभी नहीं मारेगा, चाहे कुछ भी हो। प्रिंस ऑफ नथिंग ने अतीत में कुछ भी किया हो, एक खुद को नष्ट किए बिना दूसरे को नहीं मार सकता था, जबकि दूसरा किसी को भी नहीं मार सकता था, अपने आखिरी दर्पण भाई की तो बात ही छोड़िए। इसलिए मॉडरेट हमेशा के लिए खंडित रहने के लिए नियत था। एक दोष तो एक दोष है, कितना भयावह रूप से उपयुक्त। सनी ने आह भरी, फिर मॉर्गन की ओर देखा और तटस्थ स्वर में कहा, खैर, जाकर उसे जगा दो, हमें जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इसलिए तैयार हो जाओ, आज सब कुछ तय हो जाएगा। जब मॉर्गन उसके पास से गुजरा तो सनी ने गहरी सांस ली और सेंट की ओर देखा। अब सबसे कठिन भाग, उन्हें किसी तरह डॉक्टर सेंट को कास्टेलन के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए राजी करना पड़ा। डॉक्टर सेंट, सनी को अपना नाम 2 बार दोहराना पड़ा, तभी वह मुड़ी और उसे दूर एकांत निगाह से देखा। वह कुछ सेकंड के लिए झिझका, फिर उसके बगल में बैठ गया। मुझे लगता है मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें हैं। संत बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहा। वह उसके हाव भाव से भी कुछ नहीं समझ पाया, इसलिए इस तथ्य के बावजूद कि वह उस समय बिल्कुल इंसान जैसी दिख रही थी, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे वह अपनी जानी पहचानी परछाई से बात कर रहा हो। इससे उसे थोड़ी राहत मिली। अच्छी खबर यह है कि मुझे पता चल गया है कि कौन हमें मारने की कोशिश कर रहा है। बुरी खबर यह है कि उसे गिरफ्तार करना, उस पर मुकदमा चलाना तो दूर की बात है, एक समस्या खड़ी कर देगा। आखिरकार आधा शहर उसकी जेब में है, और हमारे पास नियमानुसार काम करने का समय भी नहीं है। उसने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं, जिससे सनी मुस्कुराने लगी। तुम सही कह रहे हो, वैसे भी अब मेरे पास किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। लेकिन तुम जानते हो कि मेरे समकक्ष शैतान जासूस क्या कहेंगे। हमें कोशिश तो करनी ही होगी। उस व्यक्ति ने इतने अपराध किए हैं कि उसे आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। निहिलिस्ट के शिकार और जिन दूसरे लोगों को उसने चोट पहुंचाई या बर्बाद किया, वे न्याय की मांग करते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझे न्याय की ज्यादा परवाह नहीं है। उसने गहरी सांस ली। हालांकि इन सभी मौतों के पीछे के मास्टरमाइंड से निपटने के मेरे अपने कारण हैं। ऐसा करना मेरे लिए घर वापसी का टिकट होगा, और आपके लिए भी, और भी बहुत कुछ। इसलिए मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। वह आदमी बिना लड़े नहीं हारेगा। कृपया उसे गिराने में मेरी मदद करें। मुझे आपकी ज़रूरत है। सनी हंसा, हमेशा की तरह। मुझे लगता है कि अगर इतने सालों में आपकी मौन उपस्थिति न होती तो मैं जिंदा नहीं होता, बल्कि मैं 10 बार मर चुका होता। अरे, आपने तो मुझे तलवार चलाना भी सिखाया, और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मैंने आपको लगातार बढ़ते भयावह नर्क की गहराइयों में कई भयावह कारनामों पर घसीटा। माफ़ करना संत, आपको एक बहुत ही परेशान करने वाला, बहुत ज़रूरतमंद शासक मिला है। वह कुछ देर तक चुप रहा, नीचे देखता रहा, फिर बोला, खैर, मुझे शक है कि कल्पना के महल से भागने के बाद हमारी इस तरह की बातचीत होगी। इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं बस इतना कहना चाहती थी। शुक्रिया संत, हर चीज़ के लिए। अगर मैं किसी तरह आपके बिना जिंदा रहने का कोई रास्ता निकाल भी लेती, तो भी यह आधा मज़ेदार नहीं होता। वह बिना कुछ कहे काफ़ी देर तक उसे देखती रही, फिर नज़रें फेर लीं। काफ़ी देर की खामोशी के बाद संत ने एक शांत आह भरी और पूछा, तो उस तथाकथित वास्तविक दुनिया में क्या तुमने बताया कि मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ? मैं एक सेवक हूँ। सनी खांसी, अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं परछाइयों का स्वामी हूँ और तुम मेरी परछाइयों में से एक हो। दरअसल मेरी बनाई पहली परछाई। परछाई का स्वभाव है कि वह किसी न किसी के द्वारा डाली जाती है, और तुम्हारे मामले में मुझे लगता है कि तुम मेरे द्वारा डाली गई हो। हालांकि तुम कोई सेवक नहीं हो, बल्कि एक योद्धा, एक साथी और मेरी सेना के सेनापति हो। उसने चर्च की खूबसूरत खिड़कियों को देखा और मुस्कुराया। हम डार्क सिटी की सड़कों पर मिले थे, जहां आपने अकेले ही अपने से उच्च पद और वर्ग के कुछ घृणित लोगों को मार डाला था। फिर हमने साथ मिलकर भूले हुए तट की घातक पहुंच को पार किया, क्रिम्सन स्पायर को घेरा, जंजीरों से घिरे द्वीपों की खोज की और साथ साथ क्रशिंग को सहन किया, किंगडम ऑफ होप के पागलपन से बचे, अंटार्कटिका में एक हारी हुई लड़ाई लड़ी और फाल्कन स्कॉट का कड़वे अंत तक बचाव किया, एरियल के मकबरे के कष्टदायक अंधेरे में कदम रखा और समय की महान नदी को पार किया, खोखले पहाड़ों को पार किया और दुनिया के अंत तक पहुंचे, एक मृत देवता की लाश पर संप्रभुओं के खिलाफ खूनी युद्ध लड़ा। सनी हंसा, हे भगवान,
अब जब मैं इन सभी चीज़ों को जोर से सूचीबद्ध करता हूँ तो यह एक बहुत ही गहन दशक लगता है। सेंट थोड़ा हिली, फिर अपना हाथ ऊपर उठाया। उसकी त्वचा के नीचे से स्याह अंधेरे की एक धार निकली जो उसकी कलाई के चारों ओर घूमती हुई एक पल के लिए काले ब्लेड में बदल गई। मुझे याद नहीं है, सनी ने आह भरी। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि संत को ये याद क्यों नहीं आ रहा था कि वह कौन है। यह अजीब था, लेकिन परछाइयों का स्वामी होने के बावजूद उसे अपनी परछाइयों के स्वभाव के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वह सचमुच नहीं जानता था कि वे कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उन्हें क्या प्रेरित करता है, उनके लक्ष्य और इच्छाएं क्या हैं, या उनकी कोई इच्छाएं हैं भी या नहीं। उन्हें संवर्धित करते हुए उसने उनके अस्तित्व की बस छोटी छोटी झलकियां ही देखी थीं। मिसाल के तौर पर, सनी जानता था कि सेंट को अपने मूल स्वरूप की धुंधली सी याद थी। हालांकि वे यादें दूर और धुंधली थीं, किसी आधे भूले हुए सपने की तरह। शायद ये दया थी। आखिर अगर सेंट को अपना पिछला जन्म याद आ जाए तो उसका क्या होगा। आखिरकार उस जीवन में हजारों साल का भ्रष्टाचार था। उसे याद करना न सिर्फ एक पीड़ा होगी बल्कि उसे पागल भी कर सकता है, या उससे भी बदतर उसे फिर से दुष्स्वप्न के बीजों से संक्रमित कर सकता है। शायद यही कारण था कि वह खुद को यहाँ मिराज सिटी में याद नहीं कर पा रही थी। या शायद इसलिए कि सेंट मॉड्रेट जैसी ही थी, एक इंसान का साया, पर असल में कोई पूरी हस्ती नहीं। उसका नाम भी असल में कोई नाम नहीं था, बस वही था जो उसके लोग पुकारते थे। नामहीन और एक भाग्यहीन स्वामी द्वारा डाली गई, वह अपना असली रूप कैसे याद रख सकती थी। यूरिस ने एक बार सनी से कहा था कि उसकी परछाई किसी तरह पूरी हो सकती है, लेकिन अगर कोई रास्ता है तो सनी को अभी तक वह नहीं मिला है। उसने अपना चेहरा रगड़ा। फिर भी, भले ही तुम्हें याद न हो, मैं इसे करूंगा। वह ठिठक गया, फिर चौड़ी आंखों से संत की ओर देखने लगा। माफ करें। वह हमेशा की तरह भावशून्य भाव से उसकी ओर मुड़ी। मैं मास्टरमाइंड को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे वह कोई भी हो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, हमेशा की तरह। सनी ने थोड़ी देर तक उसका अध्ययन किया, ऐसे ही, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके होठों से राहत भरी आह निकल गई। अच्छा, यह अच्छी बात है, ये वास्तव में बहुत अच्छी खबर है। धन्यवाद। वह कुछ क्षण रुका और फिर पूछा, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्यों? संत बहुत देर तक चुप रही, सोचती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोच समझकर सही शब्द चुन रही थी। लेकिन अंत में वह बस मुस्कुरा दी। मुझे नहीं पता, मैं शायद पागल हो गया हूं। सनी उसे देखता रह गया, अचंभित। संत को मुस्कुराते देखना सचमुच एक लुभावना दृश्य था। अंततः वे वेदी के चारों ओर एकत्रित हुए। सनी, एफी, मॉर्गन, सेंट और दूसरा मॉडरेट, जो अपनी शांतिपूर्ण नींद से जाग गया था। चारों उदास और आशंकित लग रहे थे, जबकि वेलोर ग्रुप का सीईओ बेफिक्र और उत्सुकता से भरा हुआ था। गुड मॉर्निंग, डिटेक्टिव सनलेस। आपकी रात कैसी रही? सनी ने कुछ सेकंड तक उसे घूरा, फिर आह भरी। घटनापूर्ण। उसने बारी बारी से अपने प्रत्येक साथी की ओर देखा और फिर शांति से बोला, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, निहिलिस्ट हत्याओं और हमारी जान लेने की कोशिशों के पीछे का अपराधी कोई और नहीं बल्कि वेलोर ग्रुप बोर्ड का अध्यक्ष मैडॉक है। उसने उत्तरी बांध नवीनीकरण परियोजना के अपने खराब संचालन को छिपाने के लिए ये अपराध किए। ये कहते हुए सनी ने दूसरे मॉडरेट की ओर देखा। जैसा कि मॉर्गन ने कहा था, उसे इस बात से कोई खास दुख नहीं हुआ कि उसका अपना चाचा उसे मारने की कोशिश कर रहा है। मॉडरेट का चेहरा शांत और बेदाग था और उसके होठों पर खेलती हल्की मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। हालांकि वह थोड़ा चिंतित जरूर लग रहा था। उत्तरी नवीनीकरण, ये तो बिल्कुल ही घटिया काम है, और दिखावट भी बहुत खराब है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंकल क्या सोच रहे थे। सभी चीजों में से, मॉर्गन ने बताया था कि वह व्यक्ति हानिरहित था, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि वह निराशाजनक था। कम से कम वह ईमानदार तो है। अपना सिर हिलाते हुए सनी ने आगे कहा, मैंने मॉडरेट, मतलबी मॉडरेट के साथ एक सौदा किया कि वह वेलोर का सीईओ बनकर मैडॉक को बाहर ले जाए। वे आमने सामने मिलकर बात करने को तैयार हो गए। मैडॉक ने जगह चुनी, वह किला है, तो हमें वहीं जाना है। मॉर्गन ने भौहें उठाईं। यह एक जाल होगा, एक मौत का जाल। आप जानते हैं कि हमारे चाचा की भूमिका निभाने वाला दूसरा व्यक्ति अपने गुर्गों की एक सेना लेकर आएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मॉडरेट उनकी बैठक से जीवित बाहर न निकल सके। सनी मुस्कुराया। स्वाभाविक है, यह एक वास्तविक गड़बड़ होने जा रहा है, मैं इस पर भरोसा कर रहा हूं। वह मुड़कर दरवाजे की ओर बढ़ा और बोला, मेरे पीछे आओ। वे उस वीरान चर्च से बाहर निकले और उस पीटीवी के पास पहुंचे जिस पर वह आया था। सनी जब ट्रंक खोलने का तरीका याद करने की कोशिश कर रहा था, तभी एफी ने 2-3 बार पलकें झपकाईं। रुको, तुम्हें कार कहाँ से मिली? और ये तो तुम्हारी कार से भी कहीं बेहतर है, सनी ने अपने नष्ट हो चुके पीटीवी के कारण नाराजगी जताते हुए कहा। सबसे पहली बात तो ये कि यह बेहतर नहीं है, ये बस दिखने में अच्छा लग रहा है।
और दूसरी बात, मॉडरेट के साथ काम खत्म करने के बाद मैं ब्लैक स्नैक गैंग के अपने दोस्तों से मिलने गया और उनसे अच्छी बातचीत की। वे मुस्करा उठे। मान लीजिए कि उन गैंगस्टरों ने मुझे कुछ सुरक्षा राशि देने की इच्छा जताई, और वह राशि इस वाहन के रूप में आई, साथ ही इसकी डिक्की में जो कुछ भी है। अंततः ट्रंक खुला और सनी ने गर्व भरी नज़रों से अंदर की ओर इशारा किया। एफी ने सीटी बजाई। बहुत खूब। अंदर वो सारे औजार मौजूद थे जिनकी ज़रूरत किसी अपराधी के अड्डे पर धावा बोलने के लिए होती है। सामरिक उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट, गोलियों के डिब्बे, बंदूकें। एफी ने भ्रमित भाव से उनकी ओर देखा। उन्हें ये सब सामान कहाँ से मिला? उसे बुलेट प्रूफ जैकेट देते हुए सनी ने उसके सामने लिखे अक्षरों की ओर इशारा किया। और कहाँ? उन्होंने इसे पुलिस से खरीदा है। सच में, यह एक अजीब स्थिति थी। अपराधियों ने घटिया पुलिस वालों से अवैध उपकरण खरीदे थे और फिर उसने उनसे ये उपकरण जबरन वसूले और उन्हें छोड़ने के बदले रिश्वत ली। ये भ्रष्टाचार के चक्र की तरह था। किसी भी हालत में महल की सुरक्षा बहुत मजबूत होगी। हम अंदर घुस जाएंगे। अगर यह काम नहीं आया तो हम उस पर धावा बोल देंगे, मैडॉक के गुर्गों को मार गिराएंगे और फिर मैडॉक से निपट लेंगे। एक बार जब वह बेकार हो जाएगा तो कास्टेलिन को अपना हाथ दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तभी हम एफी को उस तक पहुंचने, उसे नष्ट करने और महल के स्वामी के रूप में उसका अधिकार वापस पाने में मदद करेंगे। मॉर्गन ने भौहें चढ़ाईं। थोड़ा ठहरिए, हम निजी सुरक्षा विशेषज्ञों की एक छोटी सी सेना को कैसे मारेंगे? वे भी हथियारबंद होंगे और हम तो अभी साधारण स्थिति में हैं। हमें मारने के लिए बस एक गोली ही काफ़ी होगी। सनी मुस्कुराया। मैडॉक के पास गुंडों की एक सेना हो सकती है, लेकिन हमारे पास सेंट है। उन्होंने अपने मौन मनोचिकित्सक की ओर इशारा किया जो उदासीन भाव से आग्नेयास्त्रों को देख रहा था। जहां तक हम जानते हैं, मिराज सिटी में वह एकमात्र ऐसी प्राणी है जो जागृत शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम है। वह अपनी पारलौकिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी उसकी एक शक्ति ही संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। संत ने उसे एक तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। इस बीच मॉर्गन ने अन्य मॉडरेट को देखा। उसका क्या होगा? हम उसे कहाँ छुपाएंगे? सनी ने अपना सिर हिलाया। मिराज सिटी में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं कि कास्टेलन अब तुम्हारे भ्रातृहत्या के सपने को साकार करने की कोशिश में उसका पीछा कर रहा है, बल्कि इसलिए भी कि उत्तरी बांध खतरे में है। कोई नहीं कह सकता कि यह कब ढह जाएगा और इसका नतीजा क्या होगा। उसने दूसरे मॉडरेट को एक गहरी मुस्कान दी। तो हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। जाहिर है, यहाँ मौजूद मिस्टर मॉडरेट कोई अनुभवी योद्धा नहीं है। सनी ने मॉर्गन की ओर रुख किया। तो उसे सुरक्षित रखना आपका काम होगा। उसने एक दो बार पलकें झपकाईं। मैं ही क्यों? क्या तुम भूल गए कि मैं क्यों? उसने बाकी कुछ नहीं बताया, लेकिन वह समझ गया। मॉर्गन कल्पना के महल में दूसरे मॉडरेट को मारने आया था, इसलिए उसे हैरानी हुई कि सनी अपने भाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंप रही थी। लेकिन ये बात कि वह दूसरे मॉडरेट के सामने अपना लक्ष्य स्वीकार करने में हिचकिचा रही थी, उसके निर्णय की पुष्टि कर रही थी। उसने कंधे उचका दिए। क्योंकि उसका जीवित रहना सर्वोपरि है, और सेंट के बाद आप अपनी खामी के कारण हम में से सबसे ताकतवर हैं। इसके अलावा आप उसकी बहन हैं। वह आपके साथ ज्यादा सहज रहेगा और कोई मूर्खतापूर्ण काम करने की संभावना कम होगी। मॉर्गन ने कुछ देर तक नाराजगी से उसकी ओर देखा, फिर उपहास किया और नजरें फेर लीं। बाद में अपने निर्णय पर पछताना मत, लॉर्ड शैडो। सनी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। अरे, मुंह मत बनाओ, मजा आ रहा है न? पिछली बार तुम मॉडरेट से महल की रक्षा कर रहे थे, अब तुम ही उसके साथ महल की घेराबंदी करोगे। यह एक पूरा अनुभव है। मॉर्गन ने उसे तीखी निगाह से देखा। मुंह मत बनाओ। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि गिरती हुई बारिश भी जम गई। सनी ने अपना गला साफ किया। खैर, किसी भी हालत में अपने आप को हथियारबंद करो और पीटीवी में जाओ। उसने ऊपर देखा और मिराज सिटी की विदेशी हवा को पूरी छाती से अंदर खींच लिया। शैतान जासूस क्या कहेगा? सनी उदास होकर मुस्कुराए। अब समय आ गया है कि न्याय किया जाए।